हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, राजस्थान पीटीटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 17 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 75 में 70 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, बी है भोजपुरी, सी है अवधी, डी है मागधी। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अगर हम बात करें रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस की रचना किसने की है? गोस्वामी तुलसीदास। और ये किस भाषा में लिखा गया है? ये अवधी भाषा में लिखा गया। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी या बघेली? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। और खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ट लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है ना, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। चौथा क्वेश्चन है गाइस कि देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? पंजाबी, बी है बांग्ला, सी है उर्दू, डी है हिंदी? देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है, यह आपको बताना है। तो देवनागरी लिपि जो है ना, ये हिंदी भाषा की लिपि है। तो जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, छा वर्ण किसके योग से बना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन। छा वर्ण किसके योग से बना है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार कराया है। तो छा वर्ण जो है ना, ये का प्लस सा षटकोण से बना है। किससे बना है? का प्लस सा षटकोण, यानी ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठे क्वेश्चंस की बात करेंगे। छठा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ता, था, दाधा, ना। ता, था, दाधा, ना। ता भी होगा ना, ता, था, दा, धा। ता देखिए दंत से बोले जाने वर्ण है ता, था, धा और ना। ये दंत से बोले जाने वाले वर्ण है, ठीक है। और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? टा से टमाटर जो है ना, ये दंत वर्ण नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और ता से जो वर्ण बोले जाते हैं वो है ता, था, धा और ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? ओष्ठ, कंठ, नासिक, तालु। का से कबूतर, तो का, खा, गा और घा और डा। का, खा, गा, घा, घा, डा। डा नहीं होगा। का, खा, गा, घा, घा। तो इसमें देखिए डा भी होगा, ठीक है। का, खा, गा, घा, डा। तो ये जो वर्ण है ना, कंठ से बोले जाने वाले वर्ण है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो यहां पर घोष वर्ण की बात हो रही है। पा, टा, दा या था।
जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो दा जो है ना, ये घोष वर्ण हो जाएगा। घोष वर्ण की बात करें अगर हम, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निर्देश 9 से 13 निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? शीर्षक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ये आपको बताना है। शीर्षक कैसे लिखा जाता है? शीर्षक को लिखने का तरीका क्या है? तो शीर्षक ऐसे लिखा जाता है। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाएगा? मंत्रिमंडल की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल को लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। दोनों ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, शीर्षक और मंत्रिमंडल, पेपर में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अतिथि, अतिथि की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? अतिथि कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। देखिए, अतिथि जो है ना ऐसे लिखा जाता है। इसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी ना, लिखने का जो तरीका है वो ये रहा। अतिथि ऐसे लिखा जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। पूर्ति की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? पूर्ति कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। देखिए, पूर्ति को लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। तो पूर्ति ऐसे लिखा जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निरसता, निरसता की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। निरसता की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो निरसता को लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। तो निरसता ऐसे लिखा जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। महाधन आत्मा से शब्द क्या बनेगा? महाधन आत्मा से शब्द क्या बनेगा? अब मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिएगा आप लोग। ठीक है। देखिए, महाधन आत्मा, इसमें संधि हो जाएगी महात्मा। करेक्ट है। और अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि महात्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, संधि का नाम इसमें क्या होगा? तो महात्मा में हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है, परीक्षा में पूछे जाने वाला। ठीक है। तो एक बार देख लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। रटने की जरूरत नहीं है कि हम नियम याद करें, परिभाषा याद करें। बस आप अपने मन में ये बैठा लीजिए कि महात्मा में दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। करने का तरीका क्या है? महात्मा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रमाधन ईस, रमेश, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, हो सकता है कि पेपर में पूछ लिया जाए कि रमाधन इसमें कौन सी संधि है। तो आपने बता दिया कि रमेश में हो जाएगी गुण स्वर संधि। ये तो आपने बता दिया। और ये भी तो पेपर में पूछा जा सकता है कि रमाधन इसमें कौन सी संधि बनेगी। तो वैसे तो रमेश बन जाएगी, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। तो दोनों चीज़ें आप याद कर लीजिए। ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो उच्चारण की अगर आप संधि करते हैं ना, तो उच्चारण की संधि होती है उत्धन चारण। क्या होगा? उत्धन चारण। अब बात आती है इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी होगी उच्चारण में? तो उच्चारण में प्रयुक्त संधि होती है व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी जो बातें हैं उन्हें आप याद कर लीजिए। हिंदी के सारे क्वेश्चन आप पेपर में कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुप्रिय समास, द्वंद्व समास या अव्ययभाव समास? अब देखिए, ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। रसोई अलग है और घर अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, क्या बन गया? रसोई घर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो तत्पुरुष समास पर टिक कर दीजिए आप। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन की बात करेंगे। नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में। अब आपके मन में आ रहा होगा कि नील गाय में समास कौन सा होगा। सबसे पहले आप इसका समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह होगा इसका नीली है गाय, यानी इसमें नीली और गाय शब्द के बीच विशेष का संबंध प्रकट कर रहा है। तो जहाँ पर बीच में विशेषण या विशेष का संबंध प्रकट करता है वहाँ पर होता है कर्मधार समास। ये छोटी सी बात है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन। पीताम्बर पीत है अंबर जिसका, वह अर्थात विष्णु
इसमें कौन सा समास कहेंगे? तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधार या बहुप्रिय समास? बताइए क्या आंसर होगा। पीताम्बर पीला अंबर है जिसका, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर होता है आपका बहुप्रिय समास। तो पीताम्बर यानी पीत है अंबर जिसका, यानी भगवान विष्णु। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में पर कौन सा कारक है? बचपन में आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, या आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सा कारक होगा। अधिकरण मैं पर, तो इसमें जो मेन कॉमन है वो है पर। तो यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा अधिकरण, क्योंकि अधिकरण मैं पर। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। वह घर से बाहर गया वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण, अपादान। वह घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक होगा ये आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो इसमें जो मेन कॉमन है वो है से। तो कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो अपादान से अपादान हो जाएगा। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आप चुटकियों में कर देंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 22वां क्वेश्चन हमारा है अग्नि का पर्यायवाची शब्द है सोम, हुताशन, अच्छी, आलय। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए हुताशन जो है ना ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द है जलज, पीयूष, जलधि या जलद। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द होता है जलज। तो इसमें जो लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाए। जलद जो है ना ये कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बाजीगर, राजराज, मधवा या विनायक। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है मधवा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नग, निकेतन, इला, विहार। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। घर का पर्यायवाची शब्द होता है निकेतन, यानी वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। हरिण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विहिक, खग, हंस, मृग। हरिण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो हरिण का पर्यायवाची शब्द होता है मृग, यानी डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन। उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिकार, परोपकार, अपकार या अनुपकार। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। आगत का विलोम क्या होता है? अनागत, विगत, स्वागत, विरत। आगत का विलोम शब्द क्या होगा? तो आगत का विलोम शब्द होता है अनागत, यानी ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? आपेक्ष, निरपेक्ष, असापेक्ष या कुसापेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल यूनिक हैं, एग्जाम के लेवल पे के एकदम परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष, यानी बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। स्मरण का विलोम शब्द क्या होगा? भूलना, अस्मरण, विस्मरण या सुस्मरण। स्मरण का विलोम शब्द क्या होगा? स्मरण का विलोम शब्द होता है अस्मरण, यानी बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही। स्मरण का विलोम शब्द हो जाएगा विस्मरण, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा, अस्मरण नहीं होगा। ठीक है, तो गाइस 31वां क्वेश्चन देखिएगा। अथ का विलोम शब्द क्या होता है? पथ, अंत, प्रारंभ या इति।
अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन। तो अर्थ का विलोम शब्द होता है इति, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा 32 से 36 निम्नलिखित वाक्यों वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। सो गाइस क्वेश्चन क्या है 32वां, जिसमें संदेह ना हो को क्या कहते हैं? संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय, विचारणीय। जिसमें संदेह ना हो इसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो जिसमें संदेह ना हो उसको हम कहते हैं असंदिग्ध, यानी बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाए। सो गाइस 33वां क्वेश्चन देखेगा, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? चोर, अपराधी, अभियुक्त, प्रतिवादी। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अभियुक्त, यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष, परोक्ष, अप्रत्यक्ष, विलुप्त। जो आंखों के सामने उसे क्या कहते हैं? जो आंखों के सामने हो उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? वडवानल, दावानल, विराग्नि, जठराग्नि। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जंगल में लगी आग को हम कहते हैं दावानल, यानी वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अनियमित, अतिरिक्त, असंभव, अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अवैध, यानी डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 37वें क्वेश्चन की बात करेंगे, मोहन को हिंदी पढ़नी है। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या कठिन वाक्य? मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया। कौन सा वाक्य है यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, यानी वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, किस प्रकार का वाक्य? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य या लघु वाक्य? सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा, यानी वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, क्वेश्चन क्या है कि सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या विट्ठलनाथ? क्वेश्चन बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। सूरदास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कबीरदास की। कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? रामदास। कबीरदास की बोली कौन सी है? तो कबीरदास की बोली कौन सी है? सदुक्कड़ी बोली। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। 40वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति, गति, तुक या गण? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम कहते हैं यति कहते हैं, यानी वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेगा, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, विशेष या प्रविशेषण या उपमान? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विशेष, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या गुणवाचक? प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है ये आपको बताना है। तो प्राचीन शब्द जो है ना ये विशेषण के गुणवाचक प्रकार में आता है, यानी डी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन हमारा अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? अभ्यास का विशेषण रूप क्या होता है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे।
तो विशेषण का अभ्यास का विशेषण रूप होता है अभ्यासी, यानी बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निर्देश प्रश्न संख्या 44 से 45 निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। क्या बोला, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है, नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना, सुंदर स्त्री। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो द्रौपदी का चीर का अर्थ होता है कभी समाप्त ना होना, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कूप मंडूक होना इसका अर्थ क्या होता है, कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कूप मंडूक होना इसका अर्थ क्या होता है, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 46वें क्वेश्चन की बात करेंगे। इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या रा ला वा संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। तो इनको आपको वाक्य में लगाना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, ताकि इनका मिलान हो सके। सबसे पहले आंसर मैं क्लियर कर देता हूं, तो आंसर आपका हो जाएगा या वार राला, ठीक है। सबसे पहले सामाजिक जीवन में, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, क्रोध की बराबर जरूरत पड़ती है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। इसके बाद ला जाएगा यदि क्रोध ना हो तो, यदि क्रोध ना हो तो उसके बाद रा जाएगा मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से। उसके बाद वाह हो जाएगा कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेलित कर सकते हैं, ठीक है। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, आग्नेय, ईशान या वायव्य या नेतृत्व। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान, यानी वी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 48वां क्वेश्चन देखिएगा। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। तो वलय शब्द का अर्थ क्या होता है, वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृग छाल या आवरण। वलय शब्द का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो वलय शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर वी, यानी कि गोलाकार घेरा। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययभाव समास का चयन कीजिए। मैंने आप लोगों को कई बार बताया, फिर से बता दे रहा हूँ। जहाँ पर यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, यथा अनु प्रति बड़ा भर उद हर, यथा अनु प्रति बड़ा भर उद हर, यथोचित, यथा दिन, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। तो ये सभी बहुप्रिय अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। और इसमें पूछा किया जा रहा है पाप पुण्य तो होगा नहीं, घुड़सवार में भी नहीं होगा, पीताम्बर में भी नहीं होगा, बचा आजीवन। तो स्टार्टिंग का सब देखिए बड़ा आ रहा है, इसमें भी बड़ा आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास, यानी बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा। 50 क्वेश्चन हमारा है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ठीक समय पर, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण मैं पर, मैं पै पर। तो ये अधिकरण में आ रहा है, इसमें जो मेन कॉमन क्या है, मेन कॉमन है पर, ठीक समय पर आ जाना। तो जो लोग डी ऑप्शंस बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। मैंने ट्रिक भी अभी आप लोगों को बताई थी जस्ट थोड़ी देर पहले। तो कारक अगर आप लोग तैयार कर रहे हैं तो ये ट्रिक याद कर लीजिए, कारक अपने आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। आंसर दीजिए सभी बच्चे। मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। पूजा घर, पुजारी, घर सवारी, गुफा, बड़ी गुफा, देवालय, अशुशाला। तो जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, देवालय, अशुशाला।
52 क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। तो देखिए यहाँ पर आपको मिश्र वाक्य की पहचान करनी है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि ज्यों ही वह घर से निकला यानी वो घर से भी निकला जल्दी में और वर्षा होने लगी, यानी इसमें मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, क्योंकि घर से निकला भी और वर्षा भी होने लगी और वो भीग भी गया। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिल आई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। अब क्वेश्चंस क्या है देखिएगा। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है खालिस्तान। कवि के मन में कैसी इच्छा उत्पन्न हुई है? कवि के मन में इच्छा उत्पन्न कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, यानी ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सूखे पत्ते प्रतीक हैं खालिस्तान, पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के या शुष्कता से। सूखे पत्ते प्रतीक किसके हैं ये आपको बताना है। तो सूखे पत्ते प्रतीक हैं मन के सूनेपन के, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? भाव रूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर, शुष्क कलियों पर। किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है ये आपको बताना है। विचारों की कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है, यानी वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ आज से 17 दिन शेष है एग्जाम में, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़िए और कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी तक आप लोगों ने पढ़ा है, मेरा कहने का मतलब है उसका रिवीजन कर डालिए। तो रिवीजन पर विशेष फोकस करिए, क्योंकि पढ़ने का जो टाइम था वो खत्म हो चुका है, सिर्फ 17 दिन शेष बचे हैं। तो आप लोगों की ये रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलाती फसलें, विचारों की गंभीरता। तो जो विद्यार्थी ए ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, विचारों में परिपक्वता। अगला क्वेश्चन क्या? रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की खालिस्तान केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। चूज कीजिए आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। यहाँ पे उपेक्षा होगा, थोड़ा यहाँ पर उपेक्षा होगा, ठीक है, क्षमा चाहता हूँ आप उसके लिए। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुन आवे हासी। इसमें कौन सा अलंकार होगा? विभावना, अतिशयोक्ति, विशोक्ति या उपमा। तो इसमें हो जाएगा विशोक्ति अलंकार, यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं ये आपको बताना है। राम, रामचरितमानस, गंगा, ये सभी शब्द जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, यानी ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, सुसरिता। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कालिंदी जो है ना ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कालिंदी जो है ना ये यमुना का पर्यायवाची शब्द, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो देखिए अगर आप श्रृंगार लिखते हैं ना, तो श्रृंगार को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। 62 क्वेश्चन देखिएगा। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भीड़। समूहार्थक यानी नेता की सभा हो रही है तो उसमें क्या होता है? उसमें भीड़ होती है, तो भीड़ को क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक यानी शुरुआत का शब्द जो है वो आपका उपसर्ग होगा और आखिरी वाला जो शब्द है वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो आंशिक में कौन सा प्रत्यय होगा? आंशिक, इक निकल रहा है, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भागों को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, कोई त्रुटि नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? हो गया है। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसमें त्रुटि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, बधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे, बधूर्मी में कौन सी संधि होगी? बधुधन उर्मी, यानी बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पेपर में पूछा जाए कि बधूर्मी में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी तो इसमें हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेगा, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। भिन्न शब्द का चयन करना जो सबसे अलग हो, तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अनिल जो है ना ये आपका भिन्न शब्द अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? खुशी, विषाद, उल्लास, आनंद। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे। हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद, यानी बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? प्रलय, धवल, पंकिल, पामर। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं ये आपको बताना है। तो गंदला, मैला, मलिन जो है ना ये पंकिल शब्द के पर्यायवाची, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों से चुनें। तो कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर, विवेकी, मधुर, विनम्र। तो कर्कश का विलोम शब्द होता है मधुर, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 70 से 71 वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुनें। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहते हैं? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको कहते हैं इंद्रजीत। और इंद्रजीत किसको कहा जाता है? मेघनाथ को। और मेघनाथ में कौन सी संधि होगी? बहुप्रिय समास। संधि नहीं, समास। मान लीजिए अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि इंद्रजीत में कौन सा समास होगा, तो इंद्रजीत में हो जाएगा बहुप्रिय समास। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहा जाता है? धनी, स्वर्ण, श्रेष्ठ या कुलीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को कहते हैं कुलीन, यानी डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर काव्य का भेद बताएं। प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसमें कौन सा वाक्य होगा? आप आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को भी आशीर्वाद दे रहे हैं आप आशीर्वाद दे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, आप अपनी इच्छा से आशीर्वाद दे, तो यहाँ हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य, यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री राधा, इतिश्री, विनाश, इनमें से कोई नहीं। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? इतिश्री, यानी बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो फूल का तनुजा जो है ना ये फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या शांति रस। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने पीटीटी 2024 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चन डिस्कस किए। 75 में आपको 70 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। तो आप लोगों ने 75 में कितने क्वेश्चंस के सही जवाब बताए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।